हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाला स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इतिहास को वह महान हस्ती या महान शख्स के बारे में बात करने हैं जो अपने निरंकुश शासन के वजह से पूरा यूरोप महादेश में फेमस था, जिसका निरंकुश शासन के वजह से पूरा यूरोप महादेश में हाहाकार मच गया था। तो दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं मेटरनिख के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? मेटरनिख के बारे में। दोस्तों, यह टॉपिक क्लास 10th के लिए अति महत्वपूर्ण है और कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये हमेशा मैट्रिक में 5 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं आज मेटरनिख का इतिहास के बारे में। किसके इतिहास के बारे में? मेटरनिख का इतिहास। तो देखिए, मेटरनिख का इतिहास क्या है कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसका जन्म 15 मई, देखिए 15 मई 1773 ईस्वी को काबलेज नगर में हुआ था। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर। चांसलर का मतलब होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। देखिए, इसका जन्म हुआ था 15 मई 1773, 15 मई 1773 ईस्वी को हुआ था। और कौन सा नगर में हुआ था? तो काबलेज नगर में, काबलेज नगर में हुआ था। बोला क्या चीज? वह कुलीन श्रेणी के खानदान को, वह कुलीन श्रेणी के खानदान का व्यक्ति था। कुलीन का मतलब होता है रईस व्यक्ति, रईस मतलब अमीर व्यक्ति। तो जो मेटरनिख था जो रईस व्यक्ति के खानदान का था। कैसा व्यक्ति का खानदान था? यानी उसका जो पिताजी थे वो रईस व्यक्ति थे। कैसा थे? रईस। देखिए, और क्या चीज बोल रहा है कि मेटरनिख क्रांतिकारी भावनों का घोर शत्रु था। जो मेटरनिख था क्रांतिकारी भावनों का घोर शत्रु था। यानी क्रांतिकारी मतलब जो राष्ट्रवादी व्यक्ति होते हैं ना, उनका ये घोर शत्रु थे। देखिए आगे क्या चीज बोल रहा है कि राइन नदी के किनारे, राइन नदी के किनारे उसके पिता के एक बड़ी जागीर थी। राइन नदी के किनारे उसके पिता के एक बड़ी जागीर थी। जागीर का मतलब होता है बहुत बड़ा जमीन, बहुत बड़ा जमीन। तो राइन नदी के किनारे उसके पिता के एक बहुत बड़ी जागीर थी। क्या चीज थी? जागीर। जो नेपोलियन इसे हथिया लिया था। नेपोलियन इसको क्या किया था? हथिया लिया था। तभी से मेटरनिख का सबसे बड़ा दुश्मन नेपोलियन बन गया। तभी से मेटरनिख का सबसे बड़ा दुश्मन कौन बन गया? नेपोलियन। क्योंकि नेपोलियन एक राष्ट्रवादी व्यक्ति था, राष्ट्रवादी व्यक्ति था और क्रांतिकारी था। तो बताए ना कि मेटरनिख सबसे बड़ा क्रांतिकारी का शत्रु था, तो नेपोलियन भी एक क्रांतिकारी व्यक्ति था। इसलिए नेपोलियन सबसे बड़ा शत्रु बन गया किसका? मेटरनिख का। अब आगे देखिए क्या चीज बोल रहा है कि मेटरनिख 1809 में ऑस्ट्रिया का चांसलर बन गया। जो मेटरनिख था 1809 में ऑस्ट्रिया का क्या चीज बन गया? चांसलर। चांसलर मतलब बताएं अभी प्रधानमंत्री। तो 1809 में ऑस्ट्रिया का मेटरनिख क्या चीज बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। वह एक घोर प्रतिक्रिया तथा निरंकुश शासक बन गया। जो मेटरनिख था 1809 में ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री बन गया। उसके बाद वह घोर निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक बन गया। यानी कहने का मतलब बहुत अत्याचारी शासक बन गया। कहने का मतलब क्या होता है? बहुत अत्याचारी। वह जनता पे बहुत अत्याचार करता था, जनता पे बहुत अत्याचार करता था। 1815 के वाटरलू युद्ध में नेपोलियन को पराजित कर पूरे यूरोप महादेश में अपना स्वेच्छाचारी शासन स्थापित कर डाला। बोला कि 1815 में क्या हुआ कि नेपोलियन को वाटरलू युद्ध में जो मेटरनिख था काजी कर दिया? पराजित कर दिया। और पराजित करके पूरा यूरोप महादेश में अपना शासन को स्थापित कर दिया और पूरा यूरोप महादेश में अपना निरंकुश शासन को प्रभाव कर डाला। उसके बाद देखिए क्या होता है, पूरा यूरोप महादेश में मेटरनिख का हाहाकार में फंस गया। पूरा यूरोप महादेश मेटरनिख के कब्जा में आ गया। तो इससे क्या होता है कि पूरा यूरोप महादेश के जनता मेटरनिख से परेशान हो गया, मेटरनिख से परेशान हो गया। तो आगे देखिए मेटरनिख के बारे में क्या कहता है कि मेटरनिख यूरोप महादेश में अपना स्वेच्छाचारी शासन स्थापित कर डाला। उसका कहना था कि शासन करो परंतु कोई परिवर्तन ना होने दो। यानी मेटरनिख का कहना था कि शासन करो परंतु कोई परिवर्तन ना होने दो। यानी एक देखिए आपको ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि मेटरनिख का क्या कहना था। तो मेटरनिख का कहना था शासन करो परंतु कोई परिवर्तन ना होने दो। अंत में देखिए 1848 के फ्रांस के क्रांति के पश्चात ऑस्ट्रिया छोड़कर 1848 में अपना पद से इस्तीफा देकर लंदन भाग गया। जो मेटरनिख था क्या किया कि 1848 में फ्रांस में क्रांति हो गई थी। फ्रांस में क्या हो गई थी? क्रांति। तो उस क्रांति के दौरान क्या हुआ कि मेटरनिख का जो वियना जो उसका जो राजधानी था ऑस्ट्रिया का, उसमें क्या हुआ कि जनता वहाँ घेर लिया था। उसके चलते क्या हुआ कि मेटरनिख 1848 में अपना पद से इस्तीफा दे दिया। यानी उसका जो पद था ना चांसलर का, चांसलर के पद से इस्तीफा देकर लंदन भागे। कहाँ भाग गया? लंदन। और वहीं देखिए 11 जून 1858 को मृत्यु हो गई। यानी लंदन में ही मेटरनिख का मृत्यु 11 जून 1858 को मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन आपको मैट्रिक में हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए मैट्रिक में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखिए इससे कई सारा ऑब्जेक्टिव बनता है। तो देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या आपको बनता है कि मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का। तो देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये बना कि मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया का था। और दूसरा ऑब्जेक्टिव देखिए क्या बना कि चांसलर का मतलब क्या होता है? चांसलर का मतलब क्या होता है? तो चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। देखिए इससे तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा कि मेटरनिख का जन्म कब हुआ था? तो देखिए मेटरनिख का जन्म 15 मई 1773 को हुआ था। मेटरनिख का जन्म 15 मई 1773 ईस्वी को हुआ था। अगला देखिए क्या पूछ रहा है कि मेटरनिख का जन्म किस नगर में हुआ था? तो देखिए काबलेज नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? काबलेज नगर में। और काबलेज पड़ता है कहाँ? तो ऑस्ट्रिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? ऑस्ट्रिया में। अगला देखिए इससे ऑब्जेक्टिव आपको बनेगा कि मेटरनिख
का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? मेटरनिख का सबसे बड़ा दुश्मन या शत्रु कौन था? तो देखिए मेटरनिख का सबसे बड़ा शत्रु नेपोलियन था। कौन था? नेपोलियन। देखिए नेपोलियन है ना, मेटरनिख का सबसे बड़ा शत्रु नेपोलियन था। ये देखिए नेपोलियन था। ठीक, अगला देखिए इस ऑब्जेक्टिव आपको बनेगा कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर कब बना था, यानी ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री कब बना था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 1809। कब होगा? 1809 में। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, मेटरनिख 1809 में ऑस्ट्रिया का चांसलर बन गया था। तो 1809 में मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर बन गया। देखिए एक ऑब्जेक्टिव ये बन गया आपका। अगला देखिए ऑब्जेक्टिव क्या चीज बनेगा कि मेटरनिख का क्या कहना था? तो मेटरनिख का कहना था कि शासन करो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि शासन करो परंतु कोई परिवर्तन ना होने दो। यानी मेटरनिख का क्या कहना था कि शासन करो परंतु कोई परिवर्तन ना होने दो। इसी को हम लोग नीति भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नीति। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ सकता है कि मेटरनिख की क्या नीति थी, मेटरनिख की क्या नीति थी? तो आप लोग बोलिएगा कि क्या, कि शासन करो परंतु कोई परिवर्तन ना होने दो। फिर अगला देखिए ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी कब हुई थी? तो 1848 में हुई थी सबसे लास्ट क्रांति। फ्रांस में देखिए 3 क्रांति हुई थी, तो सबसे लास्ट वाला क्रांति 1848 में हुई थी। तो देखिए 1848 इसलिए आपको याद रखना कहा कि 1848 में नेपोलियन क्या किया था कि अपना पद से इस्तीफा दे दिया था। तो देखिए अगला ऑब्जेक्टिव यही आपका बन रहा कि नेपोलियन अपना पद से इस्तीफा कब दिया था? तो नेपोलियन अपना पद से इस्तीफा 1848 ईस्वी में दिया था। अब देखिए अगला इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसे पूछल हमेशा नहीं जाता कि मेटरनिख की मृत्यु कब हुआ था। तो देखिए कभी कदाल पूछ सकता है, तो आप लोग बता दीजिए कि मेटरनिख का मृत्यु 11 जून 1858 को हो गई थी। तो दोस्तों इससे इतना ऑब्जेक्टिव बनता है। और देखिए सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में 5 नंबर सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो सब्जेक्टिव में देखिए क्या चीज़ पूछेगा कि मेटरनिख के बारे में व्याख्या कीजिए, या तो फिर पूछ सकता है मेटरनिख का इतिहास लिखे, या तो फिर पूछ सकता है कि मेटरनिख को परिभाषित करे, या मेटरनिख की क्या उपलब्धियाँ थी, ये सब पूछ सकता है आपको सब्जेक्टिव में। तो जो भी पूछे सबका आंसर इतना लिख दीजिएगा, जो लिखा हुआ बोर्ड पे आप सारा लिख दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों कमेंट कीजिए कि कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया, और जहाँ पे आपको सबसे अच्छा लगा उसको कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको हम एक होमवर्क देते हैं, कमेंट में आप बता दीजिएगा कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर बना था 1809 में। तो बताइएगा कि वो मतलब पूरा यूरोप महादेश में हाहाकार मचा दिया था ना। तो बताइएगा पूरा यूरोप महादेश में कौन कौन से देश में वो हाहाकार मचाया था। तो दोस्तों आप इसका आंसर आप कमेंट में करके हमको बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।